नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम टॉपिक्स, अहम ब्रेकिंग न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़, ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट यानी ट्रेंडिंग न्यूज़ बन जाती है और ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती है और कल के अखबारात की सुर्खियों में जाती है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हम लेके आए जिस पर बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले से अडानी का जो मसला चल रहा है, यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से अडानी ग्रुप और ख़ास तौर पर इनके भतीजे को बाज़ाब्ता लीगल नोटिस भेजी जाती है कि वो तकरीबन $265 मिलियन के यानी सोलर एनर्जी के एक मामले में रुश्वत में ये लोग मुलविस हैं। बाज़ाब्ता नोटिस इनको दी जाती है। उसके बाद से काफ़ी शेयर मार्केट में गिरावट आ जाती है और काफ़ी नुकसान होता है और ये ख़बरों में छाए जाते हैं। उसी असना में फिर दोबारा फिर इलेक्शन होते हैं, फिर रिज़ल्ट भी आ जाते हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद फिर अचानक से फिर आप देखते हैं मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर तलाश करने की कोशिश की जाती है। संभल का वाक़या देख सकते हैं। फिर उसके बाद अचानक से फिर यानी एक दो दिन के अंदर फिर दरगाह अजमेर शरीफ के बारे में भी वहाँ पर भी ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पे जो है ना कि मंदिर था। तो नाज़रीन, आप लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अडानी का जो मसला है उसको यानी साइडलाइन करने के लिए, यानी उसको नज़रअंदाज करने के लिए कहीं अवाम को इस तरह के कोई चीज़ों में उलझाया तो नहीं गया है जाना। यानी हमारी शक की सुई वहीं पे जाती है ताकि अवाम की तवज्जो हटाई जा सके अडानी के मसले के ऊपर जाना। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कांग्रेस कहती है ये मोडानी जिसको कहते हैं जाना, यानी ये डायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट से मुलविस हैं लोग और ये इन्हें काफ़ी जो बहुत बड़ा स्कैंडल है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये क्लैरिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्लैरिफिकेशन आता है कि हमको अभी ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं मिली है और ये हमारा मसला नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का मसला नहीं है, एक प्राइवेट फर्म का मसला है, उनकी जानिब से आता है। जबकि अपोजिशन का ये बयान है कि बराबर ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें और हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है अडानी को। और अभी चल रहा है ये केस जो है ना, हो सकता है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स अभी इसके बाकी हैं। तो ये बात है। तो सज्जाद साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मसला है, इन्हें अगर आप गौर करें, ये जो मसला शुरू हुआ था अडानी का, जो बहुत बड़ा स्कैंडल जिसको माना है, करप्शन का बहुत बड़ा मामला था, इन्हें गवर्नमेंट ऑफ यूएस से इसमें जो है ना नोटिस भेजी, फिर इनके शेयर क्रॉस होते हैं, इनकी भतीजे का भी नाम आता है सागर अडवाणी का। फिर उसके बाद इमीडिएटली फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर रिजल्ट के बारे में जो है ना, जैसा कि आप जानते हैं इसमें किस बुरी तरीके से इंडिया अलायंस को शिकस्त होती है। फिर वहाँ से जैसे ही ये मामला होता है तो फिर संभल का वाक़या चले आता है। फिर उसकी इमीडिएटली बाद फिर आपके अजमेर शरीफ दरगाह का मसला आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए यानी ये जो इश्यूज़ हैं जिसके बारे में डाउट किया जा रहा है, तो ये कहीं इस तरह जो लिंक तो नहीं है इनका, ये मतलब है मेरा बोलने का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमेशा एक तीर से दो शिकार, तीन शिकार किए जाते हैं। तो संभल में जिस तरह से जो है हालात बने जी, अचानक जो है अदालत में याचिका दाखिल की गई, अचानक अदालत ने फैसला सुनाया, अचानक सर्वे टीम पहुंच जाती है, अचानक जो है मामला जो है एक संगीन बन जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है जैसा कि आपने कहा। फिर अचानक 24 तारीख में फिर से टीम पहुंच जाती है, फिर अचानक पुलिस पहुंच जाती है, तशद्दुद होता है, फायरिंग होती है, 5 लोगों की जान चली जाती है और सारी दुनिया की जो है, सारे मीडिया की, इंडिया की फोकस जो है संभल हो जाता है। यकीनन आपने जो है बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है कि एक तो महाराष्ट्र के रिजल्ट से भी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा खेल खेला गया हो। 23 तारीख को रिजल्ट आया था, आपको मालूम होगा, और 24 को सुबह सुबह ही, इससे पहले के जो है अखबारों की सुर्खी बने, ये कांड कर दिया गया, हम कह सकते हैं। और फिर उस दौरान में जो है अडानी का मसला भी जो है एक बहुत ज़्यादा जो है संगीनी अख्तियार कर चुका था, जैसा कि आप जानते हैं। तो जैसे ही संभल का वाक़या आता है तो मीडिया की और आवाम की तवज्जो जो है अडानी से या फिर जो है महाराष्ट्र इलेक्शन से हट जाता है। तो ये अहम नुक्ता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन पे आज भी कांग्रेस और जो है एनसीपी और फिर उद्धव ठाकरे का शिवसेना सवाल उठा रहे हैं। तीनों ने कहा है कि ये इलेक्शन जो हुआ है इसमें खुली धांधलियाँ की गई हैं और उन्होंने जो है अपने हर जो है उम्मीदवार से कहा है कि आप इस सिलसिले में केस दायर करेंगे।
इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत करवाई गई है। इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी जो है जी डंके की चोट पे कह रहा है कि ईवीएम में कोई तब्दीली नहीं आई, जी जबकि कुछ वीडियोस भी वायरल हुई है जिसमें एक शख्स के साथ दूसरे शख्स की बातचीत का जो है एक वीडियो वायरल हुआ है जी फ़ोन पे बातचीत का, जिसमें वो शख्स कहता है कि हम जो है हमको लोकेशन और ईवीएम के जो है अगर नंबर मिल जाते हैं तो हम जो है सेटिंग आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और उन्होंने इस काम के लिए जो है 50 करोड़ रुपए मांगे हैं। जी 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 एक एक हल्के के लिए 50 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे थे। जी तो ये वीडियो भी वायरल होता है। जी और देखिए, वीडियो वायरल होना ये एक अलग कहानी है, जी लेकिन लोग जिन्होंने वोट दिए हैं वो जी। लोग कह रहे हैं कि जो है हमने तो जो है कांग्रेस को वोट दिया था, बिल्कुल जी हमने शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को वोट दिया था, जी ये जो है महायुति और बीजेपी को तो हमने बिल्कुल वोट नहीं दिया। बिल्कुल बीजेपी 132 सीटें रियासत में कैसे लेके आ गई, जी ये पब्लिक का कहना है। बिल्कुल तो देखिए, पब्लिक में एक बेचैनी है। बिल्कुल यकीनन शरद पवार ने तो खुलेआम कहा है कि अगर इस मामले पे पूरी तरीके से जो है हुकूमत अगर तवज्जो नहीं देगी तो फिर हम एहतजाज करेंगे, जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम गांव के लेवल पे एहतजाज करेंगे। तो देखिए, अगर जो है इलेक्शन को लेके एहतजाज होता है तो यकीनन ये तशवीश की बात है। जी इलेक्शन की शफाफियत को लेके एहतजाज होता जी। है, या इलेक्शन की शफाफियत को लेके जो है सियासी जमातें सड़क पे आ जाती हैं, जी तो ये मामला एक जो है, एक तो इंतशार बर्पा होगा, दूसरे बीजेपी बदनाम होगी, तीसरे हुकूमत के लिए खतरात पैदा बिल्कुल होंगे। बिल्कुल जी तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी और दूसरा जो है अडानी का मामला भी जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन में सामने आया था। जी इससे पहले एक खबर आई थी कि जो है इलेक्शन से पहले 35,000 करोड़ रुपए जो है गुजरात से आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जी बांटने के लिए वोटर्स में। कहा जाता है कि कंटेनर्स में नोट आए बाद में। कंटेनर्स में कितने नोट आए हैं बताते हैं? 35,000 करोड़ मामूली रकम तो नहीं है बिल्कुल। सिद्दीक साहब। जी ये एक आदमी भेज रहा है, फिर हर लेवल पे जी हर एरिया का कैंडिडेट जो होता है वो जो फैसला करता है, या जो है मामला करता है, वो तो अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल वो जो डीलिंग करता है, जी हर एरिया के मिलने का जो अपनी डीलिंग है वो तो अपनी जगह है। लेकिन 35,000 करोड़ रुपए का एक रियासत में आना, तो ये तो बहुत तशवीश की बात है। सीरियस बात तो है। उस पे भी जो है लोगों की तवज्जो थी। देखिए, आज तो शरद पवार ने खुल के कहा है कि महायुति ने एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस्तेमाल किया, पैसे का भी इस्तेमाल किया, करप्शन का भी इस्तेमाल किया, और फिर जो है ईवीएम में मुदाखलत भी की गई है। साफ तौर पे शरद पवार एक सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र के जो है वो सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के भी माजी में एक सीनियर लीडर थे, मरकज़ में वो वजीर भी थे, महाराष्ट्र में भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी महाराष्ट्र में बहुत अच्छी पकड़ है आज भी। उनकी पार्टी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसकी भी बहुत अच्छी जो है महाराष्ट्र में पकड़ है, और वो वहाँ की रीजनल पार्टियों में अपना बहुत बड़ा मकाम रखती है। उसका मकाम कांग्रेस से और जो है बीजेपी से भी ज़्यादा है, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में। उसके बावजूद उसको जो है 12-13 सीटें तक ये महदूद हो जाती है, तो सोचने वाली बात है। अजीत पवार की जमात को 40 सीटें मिल जाती हैं, जो बागी धड़ा है, तो ये सोचने वाली बात है। एकनाथ शिंदे को तो वहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जी जी शिंदे ग्रुप को 57 सीटें कैसे मिल गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी, जिसके बारे में मराठा लोगों का कहना था कि बीजेपी जो है रियासत को डैमेज करने का काम कर रही है और यहाँ का पैसा गुजरात मुंतकिल कर रही है, वो बीजेपी 132 सीटें कैसे हासिल कर लेती है, ये शरद पवार का सवाल है। तो यकीनन जो है आपका जो मतलब है कि जो नुक्ता आपने उठाया है, वो यकीनन वो बहस का मुतकादी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक संभल का मामला जो है मीडिया की तवज्जो बन जाता है, बल्कि पूरी तरीके से जो है उसको मीडिया फोकस करने लगता है पूरी तरीके से। पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि आज भी संभल ही संभल है। आप देखिए, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है पीर को, सरमाया सेशन का पहला इजलास 25 तारीख को शुरू हुआ था सरमाया सेशन, तो पहला इजलास होता है पीर को। दूसरे दिन यौम जो है आइन मनाया जाता है, मंगल के दिन, चहार शुम्बे के दिन से लेके जुमे तक
चारशुमा, जुमेरात, जुमा, 3 दिन ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी गई। बिल्कुल। और तीनों दिनों में इश्यू था अडानी, जी। इश्यू था जो है संभल, जी इश्यू था मणिपुर। जी मेन इशू था, मेन मुद्दा था अडानी जी कि ये जो अडानी के करप्शन का मामला है, जी, इस पे हुकूमत को अपनी वजाहत करनी चाहिए, बल्कि जेपीसी तश्कील देना बिल्कुल चाहिए। जेपीसी तश्कील देनी चाहिए। तीनों दिनों में ऐवान में हंगामे होते रहे, जी लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन की एक नहीं सुनी। जी हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज़ होता है, जब वक़्फ़े सवालात की बात की जाती है, सवाल पूछने के लिए किया जाता है, अपोजिशन कायदा 267 के तहत जी अपना जो है मुद्दा रखती है अपोजिशन जी कि इन चीज़ों पे हम बहस करना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्पीकर उसको मुस्तरद कर देते हैं। जी जब पार्लियामेंट के मुल्क के आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट के कायदे के तहत कहा जा रहा है ऐवान से, स्पीकर से, जी कि हम जो है, राज्यसभा के चेयरमैन से भी कहा गया, जी लोकसभा के स्पीकर से भी कहा गया, जी जब जो है कहा जा रहा है कि हम इस मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले वक्त पर सवालात हो जाए, जी उसके बाद हम सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है। जी तो इस पे अपोजिशन जो है हंगामा करती है। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। 11 बजे आप आए, जी 2 बजे तक के लिए मुलतवी, जी फिर 2 बजे आप लंच करके आए, 5 पूरे बजे तक दिन के के लिए, लिए पूरे दिन के लिए मुलतवी। 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। जी और स्पीकर जिस तरीके से मुलतवी कर रहे हैं, उसको भी अपोजिशन ने निशाना बनाया है और कहा है कि ये जो चेयर पे बैठे हैं लोग, जी ये लोग जो है हुकूमती जो है अंदाज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये चेयर पे जो लोग बैठे हैं, कुर्सी सदारत पे, ये जो है इनका गैर जानिबदारी के साथ काम करना लाजमी होता है। बिल्कुल, लेकिन जानिबदारी उनको जो है अपोजिशन को भी लेके चलना है, हुकूमती हल्के को भी लेके चलना है, और कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाना है। और ऐवान में जो जो भी मुद्दे आते हैं, जो जो भी मसाइल लाते हैं, उसके हल के लिए जो है एक फ़ज़ा फराहम करनी है। ये स्पीकर का काम है। अब चेयरमैन राज्यसभा भी जो है, अगर अपोजिशन जो खुल के राहुल गांधी ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन के हवाले से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, लोकसभा के स्पीकर के हवाले से राहुल गांधी कह रहे थे कि इनका रवैया तो ऐसा है जैसे ये बीजेपी के मेंबर हो। जी बिल्कुल। जी ठीक है, सरकार जो है जिसकी होती है, जो है सरकार में बैठता है वही स्पीकर चुनता है, जी ये अपनी जगह है। जी जो सरकार में बैठता है वही नायब सदर का इंतखाब करता है। नायब सदर जो है चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये अपनी जगह है, ये कवानीन अपनी जगह है। लेकिन जब आप चेयरमैन बन जाते हैं, आप कुर्सी सदारत पर बैठ जाते हैं, आप ऐवान की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो फिर आप उस कुर्सी के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे और कानून कायदों के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन जिस तरह का रवैया आज हम देख रहे हैं, ये बहुत तशवीशनाक है। और इन्हीं जो है हालात में ये संभल का वाक़या भी आ जाता है। इन्हीं हालात में देखिए जिस तरह के अभी जो है माहौल बनाया गया है। अब तो एक संभल का वाक़या अभी जो है सर्द भी नहीं पड़ा था कि अजमेर शरीफ की दरगाह के मामले को उठाया गया। अजमेर शरीफ की दरगाह का मामले पे जो है अदालत में याचिका दायर की गई, मतलब एक दरख्वास्त दायर की गई, अर्जी दायर की गई, तो अदालत ने कबूल कर लिया उसको। अभी ये अजमेर का मामले पे बहस जारी है कि फिर अभी जो है वहाँ की अजमेर की जो है 2.5 घंटे की जो है मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से एक तारीखी मस्जिद है, जो मोहम्मद गौरी के दौर में बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इस मस्जिद को तामीर करवाया था। मोहम्मद गौरी के हुक्म पे मोहम्मद गौरी ने कहा था कि यहाँ नमाज के लिए कोई जगह जो है तैयार की जाए और हम आपको 2.5 दिन 60 घंटे का टाइम देते हैं। तो 2.5 दिन के वक्फे में जो है ये मस्जिद बनाई गई थी, जिसको आज जो है 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है मस्जिद को। वहाँ नमाज होती है बहुत पाबंदी से, और बिल्कुल अजमेर की दरगाह से बिल्कुल थोड़े फासले पे मस्जिद वाक़ है। अब वहाँ पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि यह मंदिर था, इसकी जो है पिलर बता रहे हैं कि यह मंदिर था, इसकी खिड़कियाँ बता रही हैं, इसके दरो दीवार बता रहे हैं ये मंदिर था। तो अब जो है ये दावा ठोक दिया गया है कि वो भी मंदिर था, मस्जिद नहीं है।
बरसों से 400 साल से वहाँ पे नमाज होती आ रही है, जी और आज आप ये कहेंगे कि ये मंदिर था, ये मस्जिद नहीं थी, जी तो फिर जो है सवाल ये पैदा होता है कि आखिर करें तो क्या करें, बिल्कुल किससे मुंसिफी चाहें, जी बिल्कुल किसे बेशक, वकील करें, जी किससे बेशक, मुंसिफी चाहें। जी ये इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। यकीनन जी जिस तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद का वाक़या सामने आता है, जिस तरह से अजमेर की दरगाह को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से अब जो है 2.5 दिन के झोपड़े को निशाना बनाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो यकीनन इसके पीछे हमें जो है मोदी सरकार की एक जो है कारफरमाई भी लगती है कि अपने जो सरमायाकार जी अपने सरमायाकार हैं अडानी, जी उनकी तवज्जो हटाना है, बिल्कुल और अपनी जो है हुकूमत है वहाँ पे महाराष्ट्र में, जी वो जो हुकूमत कैसे बनी है, इस मामले से भी लोगों की तवज्जो उठाना है। अभी एक खबर आई थी गुज़िश्ता रोज़ के, एक गांव के लोग सड़क पे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट दिया था और पूरा बीजेपी के हाथ में गया है वोट। मशीनें जब खुली जी तो बीजेपी के जो है वोट निकले। जी तो उन्होंने कहा कि गांव ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी को दिया ही नहीं था वोट, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो मामलात आ रहे हैं, यकीनन इन मामलात से लोगों की तवज्जो मरतबे के हटाने के लिए हो सकता है ये षड्यंत्र रचा गया। बिल्कुल कहा गया, बिल्कुल आपने सच तजिया किया है सजा साहब। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऐसा महसूस होता है कि बड़े पैमाने पे बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक तरीके से धांधली की गई है जो है ना, जैसा कि अपोजिशन कहता है, और अपोजिशन ये भी कह रहा है, खासतौर पे कांग्रेस ये कह रही है कि अब हम जो है ना बड़े पैमाने पे जाके हर ज़िले पूरे इंडिया में जगह जगह जाके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, रोडों पे आएंगे और आवाम को बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अनजान बन रही है ये सारी धांधलियों को देखते हुए। कोई भी हरकत नहीं आती। ये लोग इससे पहले भी हरियाणा के बाद भी कई ये लोग जो है ना निशानदेही किए थे, लेकिन आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो अब ये तो महाराष्ट्र का था यहाँ पे, तो इनको तो बुरी तरीके से यहाँ पे नाकामी भी है। तो इससे साफ जाहिर है कि इनका कहना है कि इसमें बराबर जो है ना हुकूमत इन्वॉल्व है और एक तरफा फैसले के तौर पे है जो है ना। तो इनका काम है कि इसको मैंने ओपन करें, बताएं कि पब्लिक को लाके कि आखिर क्यों करें, कौन है जिम्मेदारी इसके जाना। और वो भी ऐसे टाइम पे जब अडानी का मसला आता है तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आते हैं, फिर उसके बाद भी मस्जिद मंदिर का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो सारी चीज़ें मालूम होता है कि ये पूरा निक्सेस जो होता है मिले हुए हैं और ये ताल्लुकात आपस में तवज्जो हटाने के लिए मसले मसाइल को जो है ना, तो ये जो है ना ये बात हम कर रहे थे। तो ये नाज़रीन हम और एक मसले की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों से आप मीडिया में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे मनादिर के ऊपर कुछ हमले हो रहे हैं मुसलसल, खासतौर पे शेख हसीना के जाने के बाद से नई हुकूमत जब बनी है तो वहाँ से ये न्यूज़ आ रही है कि मनादिर पे कुछ हमले हुए हैं और वहाँ के कुछ प्रीस्ट हैं उनको भी जो है ना अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है, काफ़ी जो है ना चीख पुकार की जा रही है, खासतौर पे बीजेपी आरएसएस की जानिब से कि वहाँ पे रोके जाए मसले। ये तो ठीक है, ये तो गलत बात है कि वहाँ पे, लेकिन जब ये बात आती है, जब आप दूसरे मुल्क की बात आती है तो आपके मुल्क में जो हो रहा है तो वो तो लोग कभी मुदाखलत नहीं करते, तो आपको क्या राइट है कि वहाँ पे जाके मुदाखलत करेंगे। जी यकीनन, देखिए यकीनन वो स्वामी चिन्मय की गिरफ्तारी वहाँ पे एक्चुअली इस्कॉन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा मिशन बोल के, वहाँ की एक सोसाइटी इस्कॉन के वहाँ पे मनादिर हैं, उनकी पूरे ब्रांचेस हैं, तो उसके खिलाफ जो है ना एक्शन लिया जा रहा है वहाँ पे। जी बिल्कुल। तो उसी सिलसिले में वो चीफ, चूँकि वो इस्कॉन के चीफ प्रीस्ट थे वो, इसीलिए जो है स्वामी चिन्मय को भी जो है हिरासत में लिया गया। तो बहरहाल वो यकीनन वो बांग्लादेश का दाखिली मामला है। बांग्लादेश का हुकूमत का ये मानना है कि ये जो तंजीम है ये हुकूमती मतलब है कि मुल्क के मफाद के मुनाफी काम कर रही है, ये इस तरह का जो है वहाँ का बहरहाल वो दाखिली मामला है। जब हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद शहीद होती है, जब आलमी बरादरी इस पर एतराज़ करती है तो हुकूमत कहती है कि हमारा दाखिली मामला है, बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। बिल्कुल। जब मशरिकी दिल्ली में फसाद बर्पा होता है, मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, जब आलमी बरादरी अमेरिका और जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो है इस मामले पे तशवीश का इजहार किया जाता है, तो हुकूमत कहती है कि हमारा दाखिली मामला है, हम डील करेंगे, कोई नहीं बोल सकता। जब मणिपुर में तशद्दुद फूटता है, जब मणिपुर में जो है आग भड़काई जाती है, जब मणिपुर के गांव जलाए जाते हैं, लोगों को घर से बेघर किया जाता है, वहाँ के गिरजाघर जलाए जाते हैं, तो अमेरिका इस पर तशवीश का इजहार करता है। तो हिंदुस्तान फौरी बयान आ जाता है हिंदुस्तान का कि हमारा दाखिली मामला है, आप मुदाखलत नहीं कर सकते। यकीनन
हर एक मुल्क के अपने अपने दाखिली मामलात हैं, इसमें किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। तो फिर अब वहाँ बांग्लादेश में जो है एक स्वामी की गिरफ्तारी का मामला हो रहा है, या फिर वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पे मजालिम की जो बात की जा रही है, वो अगर देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हम देख रहे हैं कि ये जो फ़िरका परस्त अनासिर हैं हिंदुस्तान में, जो उनकी ज़बान को लगाम नहीं है, वो धड़ल्ले से जो है कुछ भी बोल जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी बोल रहे हैं, हत्ता के हुजूर की शान में भी इन्होंने खुलेआम गुस्ताखी की है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यूपी का जो है जो स्वामी जो बयान दिया, बिल्कुल उसने जो बयान दिया था हुजूर की शान में, जिस तरह से खुल के उसने बयान दिया था। बीजेपी के लीडरों को भी आप देख रहे हैं कि संभल के मामले पे, मस्जिदों के मामले पे जिस तरह का बयान उनका आ रहा है, वो इंतहाई जो है इश्तियाल अंगेज है और बेधड़क बिला जो है सोचे समझे वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरह के हालात इस मुल्क में हैं, बदतरीन हालात हैं। अब वो बांग्लादेश के हालात पे भी जो है बेधड़क बोल रहे हैं कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ सितम हो रहा है, सनातन धर्म खतरे में है, वगैरह वगैरह। बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है कि यहाँ जो भी हो रहा है हम अपने कानून के मुताबिक उसको डील कर रहे हैं, वहाँ के कानून के मुताबिक। और हम जो है, हमारी सबसे अहम मसला ये है कि हम अपने मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह के वहाँ पे बदअमनी हो या फिर वहाँ के जो है हालात ख़राब हों। तो बहरहाल ये उनका दाखिली मामला है यकीनन, लेकिन अब दफ्तर खारजा का भी बयान आ जाता है, तशरीह जाहिर करते हैं, ऑफिशियली बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया गुज़िश्ता रोज़। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बयान जारी किया और कहा कि हमें तशवीश है और वहाँ की अक़लियत की हिफाजत बांग्लादेश की हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप बहैसियत पड़ोसी आपने मशवरा दिया तो ठीक है, लेकिन इसको आप एक मजहबी मसला नहीं बना सकते, इसको आप एक फ़िरका परस्ती का जो है मसला नहीं बना सकते। इस मसले को उछाल के आप जो है इंडिया के मुसलमानों के हवाले से एक नफ़रत की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने इससे पहले भी जो है गुफ्तगू की है कि आप चाहते हैं कि किसी तरीके से अडानी का मसला जो है लोगों के जहन से हट जाए। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन का मसला लोगों के जहन से हट जाए। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है ये जो महंगाई का मसला है ये लोगों के जहन से हट जाए। आप चाहते हैं कि वो जो जीडीपी का जो मसला चल रहा है, 4% से नीचे जो गिर गई है हमारी जो है घरेलू आमदनी, मजमूई जो है घरेलू आमदनी जो 4% से नीचे गिर गई है, उससे लोगों का जहन हटाए, भूखे आवाम का जहन पलटने के लिए आपने उनको जो है एक अफीम देने का काम किया है, मजहबी अफीम। बिल्कुल ये जो है यही इस जो भी हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, इन मामलात को हम देखते हैं तो यही लगता है कि बीजेपी को बस सिर्फ यही मालूम है कि किसी तरीके से इनको जो है मज़हब की अफीम जो है घोल के पिला दी जाए, ये मस्त रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इन्हें मसरूफ़ रखा जाए इसी में। ये टैक्टिस है हुकूमत की कि जो सुलगते जो मसाइल है उनसे तवज्जो हटाई जाए। जो महंगाई है, जॉब के मसले हैं, जो करेंसी गिर गई है, सारे मसाइल को हटाने के लिए इस किस्म के मसाइल को ज़िंदा रखा जाए और आवाम को जो है ना उसमें मशगूल रखा जाए ताकि लोग पलट के ना देखें कि क्या हो रहा है जो है ना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी टॉपिक जिस पे हम बात किए। तो इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।